एक साइड पे आपके पास ना लिबरल्स हैं जो कि साइंस को ऐसे पेडेस्टल पे बिठाते हैं कि इसके ज़रिए ही सब कुछ हमने तयन करना है और इसको ही जो हमने जो है ना अपना अपना होली ग्रेल बनाना है. ऑन दी अदर साइड इट्स दी सेम पीपल जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थाट को सपोर्ट करती हैं, वो साइंस को एक तरह से रिजेक्ट भी करते हैं, यानी एम्पिरिसिज्म को. मिसाल के तौर पे अगर आप ये पोस्ट मॉडर्न जो फ़िलासफ़र्स हैं उनकी अगर आप बातें सुने, जो क्वियर थीरी फॉर एग्जांपल जो है वो कहती हैं, क्वियर थीरी में वो जेंडर को रिजेक्ट करती हैं और वो जो साइंटिफिक क्रोमोसोमल आपका जो एक एविडेंस है ऑफ जेंडर उसको भी वो रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना पावर डायनामिक्स की वजह से ये हमने ये बनाए हुए और ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं सारे. सो at once so it's you can't have your cake and eat it as well ना, कि you can't choose your own rules कि जैसे भी आप जब भी आप चाहें कि आप हार रहे हो तो आप गेम के रूल्स चेंज कर दें. It's either empiricism or it isn't. So liberalism जो है वो empiricism को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न थॉट जो है वो यहीं पे जेंडर को भी रिजेक्ट कर रहा है और जितने भी साइंटिफिक और साइंटिफिक स्टडीज़ हैं दैट शो द टू जेंडर्स और मेल्स और फीमेल्स के अंदर डिफरेंसेस उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं. एक और जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वो कहता है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होके एक ह्यूमन बीइंग बन गए. सो एंड what the common narrative is and the one that I think he supports is कि ये random mutations की वजह से हो रहा है, ना कि एक प्लांट डिज़ाइन की वजह से. It's random mutations. And अगर आप if you'll read people like Michael Behe and Stephen Meyer, तो they'll show you that मैथमेटिक्स जो है ना ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, यानी ये probabilities of random mutations becoming this is absolutely minuscule. So वो एक लेवल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है उसके अंदर. सो एक तो ये बात होगी. और देखें उसमें मूरू ने ना एक हमें बुक भी रेकमेंड की, एंड I'd like to extend the favor and recommend a book myself as well, and I do this from a place of sincerity कि I know that he is taking a narrative and he's presenting it. What we want is कि he looks at the other side of the coin as well and present it as well in a fair and balanced manner. And देखें उन्होंने कहा कि आप एक इल्मी जवाब दें, तो मेरी कोशिश होगी मैं अपना जो है ना एनालिसिस जो है वो इसी किस्म का रखूं. एंड आई वुड होप कि ही वुड लुक इनटू दीज थिंग्स एज वेल, एंड we can have an open dialogue, and sometimes we can agree to disagree and other times we can agree as well. So the book that I would like to recommend is called The Return of the God Hypothesis by Stephen Meyer. और ये बड़ी अच्छी किताब है जिसके अंदर स्टीफन मायर who's a scientist himself वो साइंस को लेके चलता है और दिखाता है कि यार साइंस ने हमें कितना कुछ दिया है, एंड उससे हमारे पास जो है ना वो जो एक फॉर एग्जांपल 1966 था जिसमें टाइम मैगज़ीन ने साइंस से वाओ होके कह दिया था इज़ गॉड डेड. Stephen Meyer basically says कि science has actually brought God back into the equation, and there's a lot of people now, and उसमें he cites a lot of examples as well of scientists who now are saying कि the probability of our universe being the way it is, it's inconceivable that this is random events and random chance. And I know कि or at least I feel कि Moore also believes in Allah subhanahu wa ta'ala, believes in God, so he should see this side of the coin as well, see these books as well. Stephen Meyer की जो किताब है थोड़ी सी heavy है in its terminology and science. If he wants a layman version of that book, then there's another book by Eric Metaxas called Is Atheism Dead? Just have a look at those books. ये pseudo science नहीं है, these are actually people who are presenting hard facts in their books. So these are two things that I wanted to briefly share. उसके बाद एक और जो इशू था वो जिसा ज़िया भाई ने भी मेंशन किया ना कि दो चीज़ों को इक्वेट करना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमने बना दी हैं, अब आप एक हाई यील्ड वैरायटी ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हो. आई मीन there's a big jump between the two, and even scientists, they know okay this is where we might be playing with fire. This is where if we start messing this up, this can have huge consequences. It's not about changing a grain of wheat. It's something much more different than that. That is why the scientists themselves are being very cautious about this. तो उसको यहाँ पे present करना इस तरह कि this is a done deal, I think वो थोड़ा सा immature है, and I think it's too much being wowed by the science. देखिए, I am personally impressed by science as well. हम ये जो सब कुछ online कर रहे हैं और ये microphones और ये computer वगैरह सब कुछ है, इससे we're all impressed by this. लेकिन sometimes I feel कि we
stop thinking about the negative consequences that it brings as well. And I think to have a balanced narrative, we need to show both sides of the story, both sides of the coin. तो जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का जो एक फिनोमेना है, वी नो दैट इट्स बेनिफिटेड सोसाइटी, इट्स मेड अस connect with each other, but now you're having literature coming out how it adversely affects human development, how it adversely affects children, how it has negative psychological effects, and no one could have predicted this about social media. Because social media, it seems very harmless कि you're just connecting with other people, लेकिन now you have books about the adverse effects of this, और जो generation, जो अभी subsequent generation आ रही है, वो कैसे affect हो रही है इससे. Similarly I feel कि science अपने साथ challenges लेके आती है. I think मोरो ने इसके ऊपर touch किया था अपनी वीडियो के अंदर, but it was only a footnote. It was only a footnote. I would have liked कि he would have presented both sides of the story, where science is actually causing us to move towards our extinction. And this is not something that I'm saying out of exaggeration. This is actually something that scientists themselves are talking about when they talk about climate change and other factors that are worrying basically. So the difference between, and I think this is a very important point, and I feel that most of you and Muru as well, if he ever listens to this, will agree with, कि the pre-modern man, जो pre-modern man था या pre-industrial age इंसान था, वो नेचर के साथ हम आहंग होके उसने ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया. He decided that he is not going to overpower nature and make it subservient to him, rather he is going to live according to nature. So वो hunting भी जब करते थे तो season के अंदर करेंगे, they are being one with nature, being one with the environment around them. And उससे क्या हुआ कि हमारे resources deplete नहीं हुए, हमारा environment ख़राब नहीं हुआ. पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पे कैपिटलिज्म जो है, और वो जो ये भूख और ग्रीड लेके आई है ये चीज़, येस इट्स गिवन अस दीज एडवांसमेंट्स, लेकिन मैन हैज़ दिस फॉल्स इल्यूजन दैट ही कैन मेक नेचर सबसर्विएंट टू हिमसेल्फ, और उसको ये झलक मिलती है ऑफ हिज सक्सेस. लेकिन इट सीम्स दैट मैन माइट बी विनिंग दोज बैटल्स, बट नेचर इज़ विनिंग द वॉर. Nature is winning the war, and this is something that a lot of these academics and scientists are talking about. We are going towards a world where maybe we won't be able to sustain ourselves. So I think this is something that needs to be talked about as well. For example, Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री थी Seaspiracy के नाम से, कि हम अपने ओशन के रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट कर रहे हैं, और उसका कैसा एक एडवर्स इफेक्ट होगा हर चीज़ के ऊपर. क्योंकि फॉर एग्जांपल प्लैंकटन जो है वो पता नहीं ऑक्सीजन देती है क्या, आई डोंट नो द डिटेल्स अबाउट दिस, बट these things are having a negative effect, and it's because of science and technology. Yes, it gives us a lot of good, but you can't ignore the baggage that comes with it. Yes, we might be winning the battle when it comes to making nature subservient to us, but we seem to be losing the war, and that should be a big concern.